अब मैं बड़े ही अदब के साथ स्कूल के मैनेजर साहब को दावत सुखन देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। हाजिरीन महफिल, अंजुमन तलबा व तालिबात, असातिज़ा किराम व मेहमाना निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि हर साल की तरह इन साल भी 15 अगस्त की मुनासिबत से मदरसा इस्लामिया सिहीपुर में इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया जाता है ताकि मदरसे के बच्चे अपने मुल्क के तई ये जाने कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ। हमें अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ दुनिया के बारे में भी बताने की ज़रूरत है, चूँकि ये बच्चे आगे चल के हमारा मुस्तकबिल है। तो ये हमारी और हमारे असातिज़ा की, हमारे मदरसे की जिम्मेदारी है, हम उन बच्चों को देश के बारे में भी बताएं, मुजाहिदीन आज़ादी में किन किन लोगों का क्या किरदार था, किन की क्या कुर्बानियां थी, किस तरह की कुर्बानियों से हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ। ये आज़ादी आज जो हम खुशियां मना रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, ये कोई 1-2 दिन या 1-2 साल या 3-4 साल 5 साल की नहीं, लगभग 194 साल इस मुल्क को आजाद करने में लगभग 194 साल लग गया था। बहुत बड़ी तारीख है। चूंकि वक्त की कमी और तंगी की वजह से मुख्तसर बोलना पड़ता है, नहीं तो एक एक मुजाहिदे आजादी के ऊपर अगर आप तफसील से बोलेंगे तो पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो कहना यह था कि 1600 में, सन 1600 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, वो तिजारत की गरज से आए थे, और हिंदुस्तान 1600 में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम सभी जानते हैं, किताबों में पढ़े हैं, सिलेबस में पढ़े हैं। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद धीरे 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 दीमक की तरह उन्होंने हिंदुस्तान को चाटना शुरू कर दिया। ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के नापाक कदम पड़े। चूंकि उन्होंने हिंदुस्तान को जब देखा, यहाँ मसाला बहुत ज्यादा होता है, काटन का काम बहुत होता है, चाय की पत्ती का काम होता है, तो वो यहाँ धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद डाली। बुनियाद डालने के बाद उन्होंने पूरे मुल्क पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। उनकी ये समझ में आया यहाँ के भोले भालों लोगों पर कब्जा करके हिंदुस्तान पर कब्जा किया जा सकता है। फिर उन्होंने अपनी एक फौज बनाई। फौज बनाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने इसी में से राजाओं महाराजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक आपस में नहीं लड़ाएंगे तब तक जो उनकी जो है चाल नहीं चलने वाली थी। तो उसके बाद उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, और हिंदुस्तान पर उनकी एक लंबी तारीख थी कि 1600 में वो हिंदुस्तान आए, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। उसके बाद सबसे पहले जो जंग हुई 1750 में हुई, मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के नाना ने, वहां से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद वहां, क्योंकि हर सफ में, हर उसमें जो गद्दार रहते हैं, तो गद्दारी की वजह से तो वो जंग उनको हारनी पड़ी। बच्चों थोड़ा सा खामोश रहो, आराम से सुनो। तो वो जंग
हारनी पड़ी। उसके बाद 1799 में शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान जो शेरे मैसूर कहे जाते हैं कर्नाटक के, जिन्होंने अंग्रेजों से बहुत मजबूती से लोहा लिया था। तो ये चीजें जो है उनके वालिद हैदर, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। उसके बाद वहां भी मुनाफिक हमेशा हर सफ में मौजूद रहते हैं। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। तो जो हम कमजोर होते चले आए तो वो हमारे अपने ही बीच के थे, इस वजह से हम जंग हारते चले आए। नहीं तो ये मुल्क 200 साल पहले आजाद हो गया होता। हमें तारीख पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को अपनी तारीख के बारे में बताएं ताकि ये बच्चे हमारे तारीख जाने कि हिंदुस्तान की आजादी में उलमाओं का क्या रोल था। क्योंकि 50,000 से ज्यादा उलमा हिंदुस्तान में शहीद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हुकूमत छीनी थी वो मुसलमानों से छीनी थी। उनको ये डर था कि अगर मुसलमान ये खड़ा हो जाएगा तो ये फिर से हुकूमत ले लेगा। तो काफी दिन तक जंग चलती रही। उसके बाद तहरीके रेशमी रुमाल, बालाकोट, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, तमाम जगहों पे इस तरीके से जंग होती रही, लेकिन हम जंग हारते रहे। उसके बाद हमारे उलमाओं ने मुनज़्ज़म तरीके से एक मीटिंग करके उन्होंने एक तहरीक चलाई। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मज़ाहिब के लोग, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सब तमाम लोग इस तरीके से मुत्तहिद होकर बैठकर मुनज़्ज़म तरीके से मीटिंग किया। उसके बाद 1857 में जब ये जंग शुरू हुई, लोग कहते हैं कि पहली जंग 1857 में हुई। ये तारीख की बहुत बड़ी भूल है। हमारी जंग शुरू होती है 1750 से। हम अपने बच्चों को ये बात बताएं, खास तौर से मदारिस में, मकातिब में, स्कूल में, ताकि ये बच्चे हमारे जाने कि हमारे उलमाओं ने, मुसलमानों ने बिलखुसूस इस मुल्क को आजाद करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल और कमांडिंग थी वो मुसलमानों की थी। चूंकि मुसलमानों से ही अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी थी, उनको ये खतरा था। तो अंग्रेज हमेशा मुसलमान और बिलखुसूस उलमा से घबराता था कि उलमाओं के अंदर ईमान था, तौहीद थी। तो अंग्रेज ये जानता था कि अगर इनको नहीं तोड़ा गया तो ये मुल्क हमेशा गुलाम रहेगा, गुलामी की जंजीरों में बंधा रहेगा। लेकिन कुर्बान जाइए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। वो फतवा देने के बाद पूरे हिंदुस्तान में मुल्क की आजादी की ऐसी लहर चली कि बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर तबका, खास तौर से उन मुजाहिदीन आजादी की औरतों ने, माओ ने अपने बच्चों को आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। क्योंकि हम अपनी तारीख तो पढ़ते नहीं है ना, हमको वक्त निकाल के पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी लेनी चाहिए। मौलाना शौकत अली, जिनकी मां ने उनको इस तरीके से तैयार किया था कि राउंड टेबल में जब वो गए थे आजादी का परवाना लेने, तो उन्होंने कहा कि या तो आज हमारे मुल्क का आजादी का परवाना चाहिए या तो हमारी यहां से लाश जाएगी। अल्लाह का वो मंजूर था कि मौलाना की वही वफात हो गई। अब 42 मुल्क उनको अपने सरजमीन पर दफन करने के लिए मुआहदा कर रहा था। कितनी बड़ी बात है। 42 मुल्क के सरबराहों ने ये अपील की कि मौलाना की जो तदफीन हो हमारे मुल्क में हो। अल्लाह को मंजूर था उनकी वफात जो हुई बैतुल मक़दिस में। कितनी बड़ी खुदकिस्मती की बात है। तो हम उनकी आजादी को खराज अकीदत पेश करें। इसी तरीके से राम बिस्मिल जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे, मुजाहिदीन आजादी थे, उन्होंने कहा, जो उनका शेर है, पूरे शेर में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की तारीख को समेट दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज झमघट पूछे कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, अब आदमी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे गर होली, वतन मुश्किल तन में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अशार कलाम एक अशार एक शेर एक शायर का है, लेकिन एहसासात जज्बात पूरे हिंदुस्तान की आवाम का है। पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सबके हैं। तो ये शेर कहते हुए जब राम बिस्मिल प्रसाद ने ये शेर कहा, लोगों में वलवला जोश पैदा हुआ। तो लोगों ने इस तरीके से मुजाहिदे आजादी को खराज अकीदत हम लोग पेश करते हैं। इसी तरीके से हसरत मोहानी बहादुर शाह जफर जो हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह थे, मुगल बादशाह, बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह जो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए वो हिंदुस्तान में दफन नहीं हो पाए। उनकी आखिरी जो मशहूर गजल है, बहुत मशहूर गजल है कि लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, किसी की बनी आलमे पायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 400, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 400, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए। सोचिए जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन नहीं मिली। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन न मिल सकी कोई यार में। उन्होंने कहा, ये उनकी आखिरी बहुत मशहूर गजल है, उन्होंने कहा कि जिस वसी हिंदुस्तान पर मैंने कई साल तक हुकूमत की, लेकिन 2 गज जमीन मुझको न मिल सकी, और रंगून के कैद खानों में उन्हें कैद कर दिया गया। तो हमें इन मुजाहिदीन आजादी को इनको याद करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। हसरत मोहानी उर्दू अदब के बहुत मशहूर शायर, उनको जब मशक्कत जेल हुई तो उन्होंने जेल में वार्डन से कोयला लेकर एक शेर कहा था, कैद बा मुशक्कत में, ये मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी है, मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, ये तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। कहा कि जेल में बंद हूं और कैद हूं, लेकिन चक्की भी पीस रहा हूं, और कोयला लेके और जेल के वार्डन से कोयला लेके जेल की दीवारों पर उन्होंने ये अशार लिखा कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, ये तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस तरीके से अपने मुल्क को आजाद कराया। तो हमें अपने बच्चों को मुल्क के बारे में बताया जाए। ये प्रोग्राम हर साल इसलिए कराया जाता है कि ताकि ये आने वाले बच्चे इसके बारे में जाने। और मैं मदरसे के असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूं कि वो बड़ी मेहनत से इन बच्चों को हफ्ता 10 दिन लग जाता है, और उन बच्चों को बेहतरीन तरीके से, ये छोटे छोटे बच्चे
ये नन्हे नन्हे बच्चे, मैं अभी इसमें से किसी एक शख्स को बुला के खड़ा कर दूं कि आप आइए, 1 मिनट की स्पीच आपको देना है, सिर्फ 1 मिनट की, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो शायद आपके पांव हिल जाएंगे। तो सोचिए कि इन असातिज़ा ने इन बच्चों को कितनी मेहनत से तैयार किया। इसमें तकरीबन कमोबेश इस मदरसे में तकरीबन 150 बच्चे हैं और आज आजादी का दिन है। आजादी के दिन खुशियां मनाने के लिए हम 1 से 2 घंटे का वक्त नहीं निकाल सके। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा बहुत मजबूर होकर कि आपके बच्चे जिन्होंने बेहतरीन एक्शन किया, बेहतरीन स्पीच दी, बेहतरीन नज्म पढ़ी, बेहतरीन तिलावत हुई, आपके अपने बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया। आपके अपने बच्चे थे, आप देखते कितनी खुशी होती। तो इन असातिज़ा, इन स्कूल की हौसला अफजाई के लिए हमें इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। वक्त निकालकर 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, सिर्फ 2 घंटे का। तो ये चीज हमें और आपको कोशिश करके अपने बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए मदरसा जब भी आपको बुलाए उस पर आपको लब्बैक कहना चाहिए। तो ये चीज जो है, चूंकि वक्त बहुत हो गया, गर्मी भी बहुत है, मैं 1 मिनट आपका वक्त लेके उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। इसके बाद 2 बहुत अहम प्रोग्राम बच्चों के, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और उन असातिज़ा की मेहनत पर आपको लब्बैक कहना चाहिए और उनकी मेहनत का आपको नजराना देना चाहिए। असातिज़ा की मेहनत का नजराना उनको मिलना चाहिए। रात दिन बड़ी मेहनत करते हैं आपके बच्चों के लिए। जो बच्चा कलम पकड़ना नहीं जानता, जो बच्चा अल्फाज बोलना नहीं जानता, आज ये मौजू नहीं है, लेकिन मुझे आपके बीच थोड़ी सी बात ये करनी पड़ेगी तालीम के हवाले से और वक्त के मुतालिक। तो ये चीजें हमें और आपको अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा तालीम के लिए हम अपने बच्चों के लिए निकालें, बहुत जरूरी है। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकालते हैं। मैं तो कहता हूं कि सदका और ज़कात समझकर वक्त में 24 घंटे में 1 घंटे निकाल लीजिए उनकी तालीम और तरबियत के लिए। ये आपके अपने बच्चे हैं, ये आपका अपना इदारा है, ये आपका अपना मदरसा है। जितना हम वक्त देंगे उतना ही वो बच्चों को, उनके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियतें बढ़ेंगी। तो इसी तरीके से चूंकि 2 अहम प्रोग्राम है, उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो मैं अपनी बात इसी बात पर और आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो आ रहे हैं उनके, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर सा बचा है। एक एक्शन है और एक ड्रामा है, बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग ऐसे ही सुकून का माहौल बनाए रहे। बहादुर शाह जफर का जो शेर रंगून में पेश किया था बहादुर शाह जफर ने, बहुत ही एहसास दिलाता है। जज्बे के साथ कहा था, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं फसले बहार में। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिल सकी कुएं यार में।
बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंदर बहुत ही अजीम मर्द मुजाहिद थे। वो बहादुर शाह जफर अंग्रेजों ने उनके साहबजादों को शहीद करके उनके सरों को थाल में सजाकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया था और खुद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था और बेकसी और बेबसी के आलम में ये शेर पेश किया है और यहाँ दफन ना हो सके वहीं दफन हुए। अब